क्रिकेट के रोचक किस्सों में कपिल देव से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे। अपने दौर के महान ऑलराउंडरों में से शुमार भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव खरी खरी बातें कहने के लिए जाने जाते हैं और कई बार उन्होंने अपनी कमजोरी का भी एतराफ़ किया। उन्होंने माना कि उन्हें उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी और सच भी यह है कि क्रिकेट अंग्रेजी से नहीं बल्ले और गेंद से ही खेली जाती है। उन्होंने दिलचस्प किस्से सुनाए अपने अंग्रेजी ज्ञान को लेकर। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। इन्हें क्रिकेट तो आती हो लेकिन अंग्रेजी नहीं आती हो, हिंदी में बातचीत करना उन्हें पसंद हो। कपिल देव कम से कम इसी तरह के खिलाड़ी हैं जिन्हें उन्हें सरेआम कहने में इस बात में कहीं ये नहीं कि उन्हें अंग्रेजी उन्होंने बहुत मुश्किल से सीखी, हिंदी बोलना जानते थे वो। और सार्वजनिक मंचों पर भी उन्होंने अपनी इस कमजोरी का एतराफ़ किया, लेकिन क्रिकेट वो जानते थे। गेंद को कैसे स्विंग कराना है वो जानते थे, लप्पेबाजी किस तरह से की जाती है वो जानते थे। वो क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी। और मेरा तो ये मानना है कि भारतीय टीम आज जहां खड़ी है, 1983 विश्व कप अगर भारत ने नहीं जीता होता तो भारत इतनी जल्दी विश्व क्रिकेट में अपनी बड़ी पहचान लेकर सामने नहीं आ पाता। भले बात होती है सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी या मोहम्मद अजहरुद्दीन के भी उन्होंने कामयाबी दिलाई, लेकिन इसकी नींव कपिल देव ने रखी थी कि एज ए कैप्टन किस तरह से टीम को लीड किया जा सकता है। ये 1983 में उन्होंने दिखाया। चाहे जिम्बाब्वे के खिलाफ आज तक के वनडे क्रिकेट में सर्वकालिक बेहतरीन पारी 175 रनों की जो उन्होंने पारी खेली थी, वनडे क्रिकेट में उस तरह की पारी कभी कभी ही देखने को मिलती है। या फिर वो फाइनल में वो कैच, मदन लाल की गेंद पर विवियन रिचर्ड्स का वो कैच, दर्शनीय कैच, और वो एक जज्बा था कि टीम को किस जीत दिलानी है और पीछे भाग के जिस तरह जो उन्होंने जो कैच लिया, और वो कैच दरअसल वो कैच और वो 175 रनों की जो पारी थी उसने भारतीय टीम को चैंपियन बनाया। भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर वो मैच जिस तरह से 17 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे और उसके बाद वहां से कपिल देव ने किरमानी, मदन लाल और दूसरे खिलाड़ियों के साथ को लेकर पारी आगे बढ़ाई और ताबड़तोड़ जिस तरह से किया, वैसी पारी देखने को कम मिलती है। वही कपिल देव अपने अंग्रेजी ज्ञान पर कई तरह के अपने सवाल भी खड़ा करते हैं। तो आज क्रिकेट के रोचक किस्सों में हम कपिल देव से हुई उस बातचीत का जिक्र करेंगे जिसमें उन्होंने अंग्रेजी ना जानने का मलाल नहीं था, लेकिन हिंदी में बातचीत करने पर उन्होंने जोर जरूर दिया था। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्रिकेट के किस्से, जानकारियाँ और रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आपको फौरन मिलेगी। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, और किसी तरह का सुझाव, कमेंट्स जरूर दें कैसे और किस तरह से बादब बामुलाज़ा को बेहतर किया जा सकता है। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। कपिल देव के लेकर कुछ बेहतर जानकारी, कुछ नई जानकारियां देंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। कपिल देव अपने ज़माने के सर्वकालिक बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक। उस दौर में रिचर्ड सैडली, एन बॉथम और इमरान खान और कपिल देव एक उस दौर के 4 बेहतरीन ऑलराउंडर। अपने अपने देश के लिए उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। और कपिल देव ने 1983 में जिस तरह से भारतीय टीम को विश्व कप में लीड किया और आगे बढ़ के लीड किया, वैसी मिसाल उसके बाद बहुत सारे लोग कप्तानों में मिली। लेकिन भारतीय क्रिकेट आज जहां खड़ी है उसकी नींव में उसकी नींव कपिल देव की अगुवाई में गई 1983 की विश्व विजेता टीम ही कही जा सकती है। संन्यास के बाद अंतिम
अपना अंतिम मैच खेलने के बाद संन्यास से कोई 1-2 साल के बाद कपिल देव ने एक बहुत बेहतरीन इनिशिएट किया था, इनिशिएटिव लिया था। हालाँकि वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने कोशिश ज़रूर की। हाँ, एक दौर में टेस्ट क्रिकेट में 434 विकेट लेकर उन्होंने रिचर्ड हैडली का सबसे ज़्यादा विकेटों का रिकॉर्ड भी तोड़ा। हालाँकि इसके लिए उनकी आलोचना भी कई बार हुई कि उन्होंने लंबे समय तक रिकॉर्ड के लिए खेलते रहे। लेकिन सीएबी के वो मैच में, सीएबी का जब हीरो कप हुआ था, 60 साल पूरे में गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली का जो टूर्नामेंट हुआ था, उसमें उनका फाइनल और सेमीफाइनल में जिस तरह का प्रदर्शन किया था, उसने साबित किया था कि कपिल देव ही है। बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया गेंद से, और उनकी गोलंदाजी देखने को मिलती थी। प्रभात जोशी जी हमारे संपादक जनसत्ता के कपिल देव को लेकर बहुत उनमें स्नेह दुलार था, एक तरह से दुलार जिसको कहें कि बच्चे के साथ जिस तरह चंडीगढ़ में वो संपादक हुआ करते थे, वो अक्सर कहते थे कि कपिल देव ने वहाँ पर हरियाणा चंडीगढ़ में एक फ़ोटो लेके उनके दफ्तर में आए थे कि छापने के लिए। उनका प्रदर्शन उस वक्त बहुत अच्छा रहा था, तो इसका जिक्र वो अक्सर कहते थे कपिल देव को लेकर कि फ़ोटो लेकर। और उन्होंने इस प्रकार न सिर्फ हम लोगों से जिक्र करते थे, बल्कि उन्होंने कई बार इसका अपने आलेखों में भी इसका जिक्र किया कि कपिल देव किस तरह से क्रिकेट को लेकर किस तरह का जुनून था उनमें, इसका जिक्र वो बराबर करते रहे और देखने को भी मिला। हालांकि कई तरह का आरोप भी उन पर लगे। उन्होंने फुटबॉल भी खेला, गोल्फर भी अच्छे, फुटबॉल वाली कहानी फिर कभी। लेकिन यह है कि उन्होंने एक इनिशिएट किया था कि भारत के जितने भी पूर्व अर्जुन अवार्डी और अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से इतर, क्रिकेट को छोड़कर दूसरे खेलों में, चाहे एथलीट्स हों, फुटबॉल के खिलाड़ी हों या और भी दूसरे, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, जिनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं हो, आर्थिक तंगी से जो गुजर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने एक फंड रेजिंग के लिए उन्होंने इनिशिएट किया था कि विश्व एकादश पुराने दिग्गज खिलाड़ियों को लेकर 1-2 टीम बनाई थी और उसमें 1-2 मैच खेलने, भारत के कई हिस्सों में मैच खेले जाने थे। उससे जो फंड इकट्ठा होता, उस फंड को उन खिलाड़ियों के लिए जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, जिन्हें ज़रूरत थी, उनके लिए वो पैसा जुटाना चाहते थे। और कलकत्ता में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो उनसे पूछा था कलकत्ता में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? कलकत्ता से उन्हें अलग तरह का अनुराग था। हालांकि उसी कलकत्ता में एक बार उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया टेस्ट मैच से, जिसे लेकर उनके चाहने वालों ने बवाल किया था और सुनील गावस्कर के खिलाफ वहाँ नारेबाजी हुई थी। उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया था और तब सुनील गावस्कर ने ये कसम भी खाई थी कि फिर वो कलकत्ता में फिर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती रही। तो कपिल देव को कलकत्ता से एक अलग तरह का अनुराग था, एक अलग। तो और उन्होंने कहा भी है कि बातचीत में उन्होंने कहा मुझसे कि सिर्फ इसीलिए कि कलकत्ता खेलों की एक तरह की राजधानी है, यहाँ खेलों को लेकर एक पैशन है, लोगों में जुनून है। तो यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रहे हैं कि लोगों तक मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। उसके बाद उनके साथ लंच हुआ और लंच के दौरान मैंने उनसे एक सवाल किया था। ये सवाल मैंने कई फिल्मी सितारों से भी किया, लेकिन मैंने उनसे सवाल ये किया कि कपिल जी, होता ये है कि सार्वजनिक जीवन में, आम बोलचाल में जब आप खिलाड़ियों से बात करते हैं, घर में बात करते हैं, तो बातचीत का जो माध्यम होता है या बातचीत में आप हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। ड्रेसिंग रूम में भी आप हिंदी में ही बातचीत करते हैं, आपस में मैदान पर भी बहुत हिंदी में ही बात करते हैं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में जब हम आप जैसे लोगों से कुछ बात करते हैं, तो आप हिंदी के बजाय अंग्रेजी में जवाब क्यों देते हैं? हिंदी का जवाब हिंदी में क्यों नहीं देते हैं? कपिल देव को ये बात चुभी थी और उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत मुश्किल से अंग्रेज़ी सीखी है फजल, तुम्ही लोगों के कहने पे इसे अंग्रेज़ी नहीं आती है। जितने खेल पत्रकार थे अंग्रेज़ी वाले, इसे अंग्रेज़ी, अरे बताओ कि क्रिकेट अंग्रेज़ी से नहीं खेली जाती है, हिंदी से नहीं खेली जाती। क्रिकेट तो बैट और गेंद से ही खेली जाती है, और तुम्ही लोगों के कहने में मैंने बहुत मुश्किल से अंग्रेज़ी सीखी।
और आप तुम कह रहे हो कि हिंदी में क्यों बात नहीं करते हैं। मैं तुमसे भविष्य में जब भी तुम बात करोगे, बात भी नहीं, उन्होंने वार्तालाप शब्द का इस्तेमाल किया था कि तुम मुझसे हिंदी में वार्तालाप करोगे, अंग्रेजी का एक लफ्ज भी मेरे साथ तुम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करोगे। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कपिल देव से जब भी उसके बाद मिलना हुआ, हम लोग हिंदी में ही वार्तालाप, माफ करें, वार्तालाप करते रहते थे। और उन्होंने कभी भी उनको ये नहीं लगा कि उनमें आज के दौर के खिलाड़ियों की तरह उनमें वो अहंकार, हम आज तो ईगो बहुत है खिलाड़ियों में। रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ी अपने आप को तुर्रम खां खलीफा मानते हैं, लेकिन उस दौर के खिलाड़ियों में भी बात नहीं थी। और है कि एक चीज और कि वो प्रेशर की बात भी बहुत है, यानी आजकल के खिलाड़ी कहते हैं प्रेशर बहुत है, दबाव बहुत है, खेलने का दबाव है। कपिल देव कहते हैं किस चीज का दबाव यार, मत न खेलो आईपीएल। कौन कह रहा है कोई खेलने के लिए आपको गले पे कोई चाकू रख रहा है क्या कि खेलो? किस चीज का दबाव? मत खेलो आईपीएल, मत खेलो दूसरे टूर्नामेंट। तो दबाव का ये जो हम लोग तो कभी इस तरह का, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट पे फिर खेल रहे हो, फिर किसी तरह का दबाव की। तो इस तरह की बहुत सारी अनौपचारिक बातें उनसे होती रहती हैं, और वो अपनी बात कहने में कहीं तरह किसी तरह की कोताही नहीं। एक ऑस्ट्रेलिया का एक किस्सा भी बहुत दिलचस्प किस्सा वो सुनाते हैं कि वो जब गए लेके सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो वहाँ टैक्सी ड्राइवर ने अंग्रेजी में पूछा कुछ, उनकी समझ में कुछ आया कुछ, वो जवाब कुछ और देते हैं। वो वीडियो है उसका, देखिए वीडियो और लुत्फ उठाइए। और बिशन सिंह बेदी के साथ जब वो हिंदी और अंग्रेजी की बातचीत करते हैं, वो बातचीत भी दिलचस्प है, वो भी देखें और कपिल देव की सादगी का लुत्फ उठाएं। Just brought Hindi into the team. I was the first captain who started talking in Hindi in the dressing room because cricket played in English. And dressing room was total, everybody. They all speak English. I couldn't speak English and कप्तान बना दिया तो क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो बोलना है ना। या तो सारी टीम कैच पकड़ रही है, कब ये गलत इंग्लिश बोलेगा, I will take the catch rather than thinking. So I said कि नहीं, इंडिया में हिंदी बोलना बहुत जरूरी है, हिंदी आनी चाहिए। आप कहीं से भी आओ, अगर हिंदी नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, बिकॉज आई थिंक तो आज भी आप हिंदी में बोलिए। हाँ, मैं जरूरी नहीं आप है इंग्लिश में बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं शुद्ध हिंदी शुरू करूंगा तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा, मैं बंगालियन हूँ तो मुझे हिंदी बोलना, बांग्ला जानी ना, बांग्ला जानिए एक टू। I went to Australia. They were landed in Perth, and today they have buses. But in our time, they used to pick up your bag and goes into the taxi to the cricket ground. So this Australian comes out. I said this joke before. He comes out and with heavy accent. And I'm from Chandigarh, couldn't understand my own English. Where the hell I'll understand this fellow? And I went there. That time the Lilly, Thompson, Pascoe, greatest bowler, and so fast, so quick, people were scared. So the taxi person said, "You come here to die?" I said, "No, I come here to live. I'm not scared of your fast bowler." My manager said, "No, he's saying, have you come here today?"